हेलो एवरीवन, दिस इज शिशिर दास और ऑलरेडी मैंने आपको क्रैश कोर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का पहला लेक्चर यूट्यूब में प्रोवाइड कर रखा है। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आप उस लेक्चर को देख लेते हैं तो डेफिनेटली ये लेक्चर आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एनर्जी बैंड डायग्राम। और इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बॉन्ड डायग्राम दिखाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम सॉलिड फॉर्मेशन में आते हैं तो हमारे जो एटम्स है, ये जो व्हाइट सर्कल आपको दिख रहा है ये एटम्स है। ये एटम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि इनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत कम होता है। और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम होने की वजह से ये एटम्स एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और उस बॉन्ड का नाम हम लोगों ने रखा था कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे ये जो आपका बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज एक्चुअली नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ चर्चा मैंने वहां पे भी किया था। और मैंने आपको ये बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होता है तो हम एक पर्टिकुलर एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो कि बॉन्ड के अंदर अवेलेबल है। इस एनर्जी को कितना प्रोवाइड करना है ये कैलकुलेशन भी मैंने आपको बताया था। अगर सिलिकॉन का केस है तो हमको कितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर आ जाए। मैंने सिलिकॉन में ये एनर्जी की बात, अगर हम 0 केल्विन में करें तो 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था। और अगर हम 300 केल्विन में करें तो लगभग ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को इस कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकालने के लिए हमको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की नीड पड़ेगी। और अगर हम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर आ जाएगा। नाउ इट इज अवेलेबल आउटसाइड द कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो आउटसाइड का ये जो रीजन है जहां पे ये अवेलेबल होता है, एक्चुअली उसकी एक नाम है, दैट इज नोन एज इंटर एटॉमिक स्पेस। इंटर एटॉमिक स्पेस का मतलब है कि एटम्स के बीच का स्पेस। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने अभी अभी एनर्जी प्रोवाइड करके कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकाला है, वो एनर्जी जो मैंने इसमें लगाया है वो ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतनी एनर्जी हमको लगी क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके न्यूक्लियस के साथ, इसके इस एटम के न्यूक्लियस के साथ इतनी एनर्जी से बाइंडेड था। अब हमने उसको बाहर निकाला। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है, इस इलेक्ट्रॉन का हमने एक नाम रखा है, दैट नेम इज नथिंग बट फ्री। ये क्या कहलाएगा भैया? ये कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। और पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में इसी फ्री इलेक्ट्रॉन का ही कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक और छोटी सी बात, कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को किसी कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकालते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक एक ऐसा जगह फ्री हो जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का रेसिडेंस था या फिर इलेक्ट्रॉन्स रह रहा था। उस पर्टिकुलर स्पेस को जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में रह रहा था, उसको हम एक नाम से जानते हैं, डेट इज नोन एज एनर्जी स्टेट। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर एनर्जी थी, वो एक जगह पे था, जिस जगह को हम एनर्जी स्टेट के नाम से जानते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे, तो ये जो एनर्जी स्टेट है ये फ्री हो गया, मतलब ये खाली हो गया। अब ये जो खाली पड़ी हुई एनर्जी स्टेट है, इसका नाम भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में रखा गया है। और इसका नाम रखा गया है होल। यानी कि सर, आप ये बोलना चाहते हैं कि ये सभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में है? या बेटा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी रखते हैं या फिर पोजेस करते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट में होते हैं। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी कोवेलेंट बॉन्ड को लेफ्ट करके इंटर एटॉमिक स्पेस में चला जाता है, तो ये जो एनर्जी स्टेट है ये खाली हो जाता है। और ये खाली पड़ी हुई एनर्जी स्टेट को हम जानते हैं होल के नाम से। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये खाली पड़ी हुई जगह जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है ना? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ अवेलेबल है। किसकी वजह से? एनर्जी प्रोवाइड की है, उसकी वजह से। अब ये जो जगह है जो कि खाली पड़ी हुई है, जो कि एक वेकेंट एनर्जी स्टेट है, इस वेकेंट एनर्जी स्टेट को हम होल के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिखाते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने एनर्जी प्रोवाइड की, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या रह गया? इस इलेक्ट्रॉन का नाम हो गया बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो एनर्जी स्टेट यहाँ खाली पड़ गई, इसको हम किस नाम से जानेंगे? दैट इज नथिंग बट होल। इसको हम होल के नाम से जानेंगे।
तो मतलब सर हम जब भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हमको होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर मिलता है। एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हमको होल भी मिलेगा, यस। अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालना का मतलब ये जो जगह है, जो खाली पड़ी हुई है 2 एटम्स के बीच की जगह, दैट पर्टिकुलर स्पेस इज नोन एज़, हम इसको किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज़ इंटर एटॉमिक स्पेस। कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी आप हमेशा याद रखना और इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करके काफ़ी सारे क्वेश्चन भी फ्रेम किए जाते हैं। तो अगर आप आपके क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल ईडीसी में बढ़ाना चाहते हैं, तो टर्मिनोलॉजी का ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए। व्हाट इज इंटरएटॉमिक स्पेस? इंटरएटॉमिक स्पेस इज द स्पेस बिटवीन द एटम्स। ये एक एटम है, ये एक एटम है, इनके बीच की जगह को इंटरएटॉमिक स्पेस बोला जाता है। ठीक है? तो मैंने आपको कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजी अभी-अभी सिखाई। हम एनर्जी बैंड डायग्राम में आएँगे, लेकिन एनर्जी बैंड डायग्राम को समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप बॉन्ड डायग्राम को बहुत अच्छे से समझें। बॉन्ड डायग्राम का मतलब है कि एटम्स जो अवेलेबल थे एक सॉलिड के अंदर, जिनकी नज़दीकियाँ या फिर इंटरेक्शन बढ़ गया था। इंटरेक्शन बढ़ने से उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना। कोवेलेंट बॉन्ड में एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनना, क्योंकि वही आपके लिए ब्रह्म वाक्य है। ठीक है? ध्यान से सुनना। ये जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करने के लिए हमको एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अलग-अलग मटेरियल के लिए ये एनर्जी अलग-अलग हो सकती है। सिलिकॉन के लिए ये एनर्जी 300 केल्विन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर हम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है, तो वो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड छोड़ के बाहर आ जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड छोड़ के बाहर आ जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन जिस जगह को वो छोड़ के गया है, उस जगह का भी एक नाम होता है, दैट इज़ नथिंग बट होल। ठीक है? तो हमारे पास जो वर्ड आया है दैट इज नथिंग बट द इंटर एटॉमिक स्पेस। ये जो इंटर एटॉमिक स्पेस है, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी स्पेस पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। ठीक है? इंटर एटॉमिक स्पेस इट इज द स्पेस बिटवीन द एटम्स। या तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इट इज द स्पेस इट इज द स्पेस बिटवीन द एटम्स। स्पेस बिटवीन द एटम्स बिटवीन द एटम्स, ये याद रहेगा ना बेटा? बिटवीन द एटम्स, ये स्पेस है बिटवीन द एटम्स। ठीक है? तो एटम्स के बीच का स्पेस। और दूसरी बात ये कि यही वो स्पेस है जहां पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। सो आई विल राइट हियर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट एग्जिस्ट इन इंटर एटॉमिक स्पेस। है ना? वो किसी सॉलिड को छोड़ के बाहर नहीं जाता कोई इलेक्ट्रॉन। वो सॉलिड के अंदर ही रहता है, लेकिन वो किसी एटम का पार्ट नहीं होता उस समय, वो एटम से बाहर होता है, इसलिए वो इंटर एटॉमिक स्पेस में होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन इंटर एटॉमिक स्पेस। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? ये इंटर एटॉमिक स्पेस में रहेगा और ये इंटर एटॉमिक स्पेस पे मूव भी कर सकता है, क्योंकि इसकी अपनी एक एनर्जी है, क्योंकि देखो आपने एनर्जी प्रोवाइड की तभी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया। तो इसका मतलब है आपकी एनर्जी किसने ले ली? इलेक्ट्रॉन। जो आपने एक्सटर्नली प्रोवाइड की वो एनर्जी किसने ली? वो इलेक्ट्रॉन ने ली। तो डेफिनिटली वो इलेक्ट्रॉन मूविंग कंडीशन में होगा, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को जो आपने प्रोवाइड की उसको उसने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इसका मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन अ इंटरएटॉमिक स्पेस। तो आप इस बात को भी चर्चे में ला सकते हैं कि आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इंटरएटॉमिक स्पेस में मूव कर रहा है। सो आई विल राइट अ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स, कहाँ पे मूव कर रहा है? मूव्स इन इंटरएटॉमिक स्पेस। इन इंटर एटॉमिक स्पेस, ये इंटर एटॉमिक स्पेस में मूव कर रहा है। तो ये किसी कोवेलेंट बॉन्ड का पार्ट नहीं है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका नाम ही फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये किसी एटम का पार्ट नहीं है। ठीक है? ना तो ये एटम का पार्ट है, ना तो ये किसी कोवेलेंट बॉन्ड का पार्ट है। ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि इंटरएटॉमिक स्पेस में कहीं भी घूम। हम बोले तो मतलब एक इंसान था जो घर में फंसा हुआ था इलेक्ट्रॉन रूपी, और वो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकल के इंटरएटॉमिक स्पेस में चला गया, मतलब गोवा चला गया। अब अपनी मर्जी से घूम रहा है। तो इंटरएटॉमिक स्पेस क्या हो गया? गोवा हो गया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से विचरण कर रहा है। ठीक है? अब हम बात करते हैं
इस जगह की जिसको हम लोगों ने नाम दिया है होल का। तो आपके पास ये आपको आइडिया होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर अवेलेबल था, एक्चुअली में वो पर्टिकुलर एक एनर्जी पोजेस कर रहा था। तो जिस जगह पे वो अवेलेबल था, उस जगह का नाम हम एनर्जी स्टेट रखते रखते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि इनसाइड द कोवेलेंट बॉन्ड, इनसाइड द कोवेलेंट बॉन्ड, अगर हम लोग बात करें कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, इनसाइड द कोवेलेंट बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एट एनर्जी स्टेट। वो कहाँ अवेलेबल था बेटा? वो एनर्जी स्टेट में अवेलेबल था। तो मतलब जिस जगह पे वो अवेलेबल था, उस जगह को एक नाम दिया गया, दैट इज नोन एज एनर्जी स्टेट। ठीक है? सो जब आप यही वेकेंट एनर्जी स्टेट, तो ये जो आपके पास वेकेंट एनर्जी स्टेट अवेलेबल है, एनर्जी स्टेट जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, वेकेंट एनर्जी स्टेट इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आपके पास वेकेंट एनर्जी स्टेट इन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज, ये क्या कहलाएगा बेटा? इज नोन एज, ये क्या कहलाएगा? इज नोन एज, ये होल कहलाएगा। तो मतलब होल क्या चीज है? होल एक वेकेंट एनर्जी स्टेट है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर प्रोवाइड अवेलेबल होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, तो उसके बाहर आने के बाद जो जगह वहां खाली बच जाती है, दैट इज नथिंग बट होल। जैसे आप घर में हैं, आप गोवा चले गए, इंटरएटॉमिक स्पेस में चले गए, तो आपका घर के वो जगह फ्री हो गई जहां आप सोते थे, जहां आप बैठते थे। तो वो जो जगह है, जो आपके जाने के बाद खाली हो गई, रिक्त हो गई, उस जगह को हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज नथिंग बट होल। ठीक है? तो होल बिल्कुल आसान है, होल को समझना। अब हम ये भी बोलते हैं कई बार कि अगर हम ये बोले कि कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल। एक्चुअली एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन कहाँ पे एब्सेंस? मेरे घर में एब्सेंस, आपके घर में एब्सेंस, तो आपको ये बताना पड़ेगा एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोवेलेंट बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या कहलाता है? इज नोन एज, ये आपका कहलाता है नोन एज, ये कहलाएगा बेटा होल। तो होल के लिए भी हम लोगों ने बड़ा ही इजी तरीका ही निकाला है कि अगर खाली पड़ी हुई जगह है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, तो वो होल है। या फिर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आपका कोई इलेक्ट्रॉन जो था वो चला गया, तो वो जो स्पेस बच गया, उस स्पेस को हम एनर्जी स्टेट बोलते हैं। उस एनर्जी स्टेट के वेकेंट होने से उस जगह को हम होल के नाम से जानते हैं। तो आई होप सब लोग ये बता दो कि भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन का क्लियर है क्या? होल का क्लियर है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्ड बनी थी उसमें कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर से इलेक्ट्रॉन गायब होना, और गायब होके इंटरएटॉमिक स्पेस में चला जाना, घर से किसी इंसान का गोवा चला जाना। ठीक है? तो उसी प्रकार वो जगह जो घर में खाली बच गई वो होल है, और जो इंसान गोवा चला गया, वो इंसान जो मूव कर सकता है, वो इंसान एक्चुअली कहलाएगा इलेक्ट्रॉन। ये मैं एनालॉजी दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको इस एनालॉजी से समझ में आ जाए। तो पूरी चर्चा इस पे डिपेंड है, आप देखिएगा, ये जो पूरी चर्चा है ये इस पे डिपेंड है कि हम लोगों ने एनर्जी दी तब ऐसा हुआ। अब ये हमारे दिमाग में ये आना चाहिए क्वेरी, एक इंसान है जो पढ़ रहा है, जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ रहा है, तो उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर, ये आपने एनर्जी तो दी, ठीक है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम बॉन्ड डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स को ई की एनर्जी बढ़ गई, वो रिप्रेजेंट तो नहीं हो रहा है। बॉन्ड डायग्राम में हाँ सर, ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गया कहाँ। इलेक्ट्रॉन इंटरएटॉमिक स्पेस में गया, ये हमको पता चल रहा है। इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर था, ये हमको पता चल रहा है। लेकिन सर, उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा डायग्राम है क्या? तो जैसे ये आपका बॉन्ड डायग्राम है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताता है, और मैं आपको ये बता दूं, ध्यान में रखना कि ये जो बॉन्ड डायग्राम है, ये आपको ये बताता है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या है, किस जगह पे वो है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अपने घर पे, तो आप बता सकते हैं कि सर अपने घर पे है, लेकिन मेरी एनर्जी कितनी है? हाउ कैन यू कैलकुलेट द एनर्जी? मेरी एनर्जी कितनी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक ग्राफिकल प्लॉट बनाना पड़ता है। उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है? उसी को हम एनर्जी बैंड डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम की जरूरत पड़ती है। तो ये एक ग्राफिकल प्लॉट है, जस्ट मैं उसी को बना रहा हूं। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एनर्जी एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम। और आपको बिल्कुल ये समझना चाहिए, सब कुछ लिखने की नीड नहीं है, ये एक ग्राफिकल प्लॉट है भाई, जो इंसान ने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को समझने के लिए बनाया। ठीक है, अब आप देखिए कितने बेहतरीन तरीके से चीजों को समझा जा सकता है। इसको आप समझना कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कम रही होगी। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कम रही होगी, और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जब वो फ्री हो गया है तब उसकी एनर्जी ज्यादा रही होगी, क्योंकि एनर्जी देने के बाद ही वो फ्री हो रहा है। तो इसका मतलब है एनर्जी ले रहा है, इसका मतलब है एनर्जी बढ़ गई होगी इलेक्ट्रॉन की। तो जो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इस पर्टिकुलर एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होता है, वो इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एटम के सबसे बाहरी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और सबसे सबसे बाहरी ऑर्बिट किसी भी एटम का कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ये वैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस बैंड में प्लेस करते हैं। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो एनर्जी बैंड डायग्राम में वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जब हम एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें एक्स एक्सिस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वाई एक्सिस है। अभी के लिए एक्स एक्सिस कुछ नहीं है, यहाँ पे वाई एक्सिस है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रेजेंट है। और आप समझ लेना कि ये पर्टिकुलर किसी एक एटम की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम एक सॉलिड की बात कर रहे हैं, एक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। और सेमीकंडक्टर में कई सारे एटम्स होते हैं। आप कमेंट में ये लिखते रहना कि सिलिकॉन में पर यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम्स होते हैं, याद है कि नहीं वैल्यू? पर यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम्स होते हैं, और जर्मेनियम में पर यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम्स होते हैं, ये कमेंट में मैं देखना चाहूंगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो जैसे-जैसे हम ऊपर जाएँगे, ये एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि वाई एक्सिस एनर्जी है। तो जो कम एनर्जी वाला रेंज है, उसको हम बना देंगे कि ये भैया एक रेंज है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और इस रेंज ऑफ एनर्जी को हम ये बात करते हैं कि ये आपका कहलाएगा वैलेंस बैंड। ठीक है? बहुत सारी कहानी है, लेकिन वो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं, और क्रैश कोर्स में आपको उतने ही जानने की नीड पड़ती है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एनर्जी का रेंज फाइंड आउट कर लिया, जो 0 से लेके कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। तो उस रेंज में आपके पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर प्रेज़ेंट होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर प्रेज़ेंट होने से आप ये समझ लीजिए कि वो किसी एनर्जी स्टेट में प्रेज़ेंट रहता होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर मतलब एनर्जी स्टेट में प्रेज़ेंट। यहाँ पे देखिए ये जो मैंने पिंक कलर में ड्रॉ किया, ये एनर्जी स्टेट है। तो मैंने बोला कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड में होते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैलेंस बैंड ड्रॉ किया। ये रेंज ऑफ, क्योंकि बैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बैंड का मतलब है कि काफ़ी सारे एनर्जी स्टेट्स हैं। ये आपके पास काफ़ी सारे एनर्जी स्टेट्स, और अगर इस एनर्जी स्टेट में हम एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दें, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अपने एक एनर्जी स्टेट में प्रेज़ेंट है। और एक एनर्जी स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जितने भी एनर्जी स्टेट है, सभी एनर्जी स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे सर? आपने अभी भी देखा कि हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एनर्जी की वैल्यू है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, जो कि सिलिकॉन के केस में 300 केल्विन में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम मेजर करेंगे कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ पे है, मान लीजिए ये है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जब किसी इलेक्ट्रॉन को 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक अनदर दुनिया में चला जाता है, जो कि इंटर एटॉमिक स्पेस है। तो यहाँ से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के डिफरेंस में एक अलग दुनिया चालू हो जाती है।
और उस दुनिया का नाम हम रखते हैं दैट इज नथिंग बट कंडक्शन बैंड। ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है आपका कंडक्शन कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का मतलब अगर आप समझ रहे हैं, ये तो आपका बैंड डायग्राम में कंडक्शन बैंड है। आपसे मैं अगर पूछूं, कमेंट में आप बताते रहना सारी चीज, एकदम इंटरेक्टिव क्लास रखना, भले ही रिकॉर्डेड है। तो आपको मैं पूछूं कि जब हम लोगों ने 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी दी, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इधर से जम करके इधर आ गया। तो वो जो जगह है जहां पे वो अवेलेबल है, उस जगह को हम क्या नाम रख रहे हैं? इंटर एटॉमिक स्पेस। यानी कि हम ये बोले कि ये जो कंडक्शन बैंड है, ये एक्चुअली में बॉन्ड डायग्राम में इंटर एटॉमिक स्पेस है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो कंडक्शन बैंड है, अगर हम लोग बॉन्ड डायग्राम में बात करें, इसके पहले जो डायग्राम मैंने बनाया था, उस डायग्राम में ये एक्चुअली इंटर एटॉमिक स्पेस है, क्योंकि किसी इलेक्ट्रॉन को हम अगर उतनी एनर्जी दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे चला जा रहा है, तो ये कहाँ पे आ गया? एक्चुअली ये इंटर एटॉमिक स्पेस में आ गया। अगर ये इंटर एटॉमिक स्पेस में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन अब आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पे ये जो जगह है, जो कि एनर्जी स्टेट में खाली बच गया, इस जगह को हम क्या नाम रखेंगे? दैट इज नथिंग बट द होल। तो इसका मतलब है वैलेंस बैंड में आपके पास होल्स आ गए और कंडक्शन बैंड में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है? अगर कंडक्शन बैंड को अगर आप बॉन्ड डायग्राम में देखें, BOND बॉन्ड डायग्राम में कंडक्शन बैंड को, तो ये कहलाएगा एक्चुअली आपका इंटर एटॉमिक स्पेस। ये आपका इंटर एटॉमिक स्पेस है ना? ये आपका इंटर एटॉमिक स्पेस है बॉन्ड डायग्राम में। और वैलेंस बैंड आपके बॉन्ड डायग्राम में कौन सी जगह है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है। मतलब वैलेंस बैंड का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड में है। ठीक है? तो ये जो जगह है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर की जगह है, और ये जो जगह है, ये आपके इंटर एटॉमिक स्पेस की जगह है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये जो जगह खाली बच गई, ये होल हो गया। हमने इतनी एनर्जी दी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करते हुए आपका कंडक्शन बैंड में चला गया। इजी है कि नहीं? तो ये सिनेरियो आपका क्रिएट हो गया। आप इसको समझ लीजिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास होल है, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि कंडक्शन बैंड में आपके पास एक ही एनर्जी स्टेट है। कंडक्शन बैंड में काफी सारे एनर्जी स्टेट्स यहाँ पे भी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बैंड इसको क्यों बोला जा रहा है? जब भी आपके पास एनर्जी स्टेट्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे हम अपने घर में रहते हैं, तो आप बोल लीजिए कि घर आपका एनर्जी स्टेट है। ठीक है? तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन किसी जगह पे रहते हैं, तो जिस जगह पे वो प्लेस्ड होते हैं, उस जगह को हम एक नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज एनर्जी स्टेट। ठीक है? तो ये सारी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ये सारी जगह एनर्जी स्टेट्स कहलाता है। अब थोड़ी-सी बात हम लोग ये बोल दें कि सर ये जो बैंड वर्ड है, ये किस लिए आया है? ये जो बैंड वर्ड है, ये एक्चुअली सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉलिड में देखा जाता है। हम सिंगल एटम की बात तो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। जो बैंड वर्ड है, एनर्जी बैंड, ये बैंड वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे एनर्जी स्टेट्स हैं, जो कि बहुत पास-पास स्थित है। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें, दैट इज़ नोन एज़ क्लोज़ली स्पेस्ड डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट इज़ नोन एज़ ये क्या कहलाएगा बेटा? ये आपका एनर्जी बैंड कहलाता है। ठीक है? तो एनर्जी बैंड, तो एक आपके पास वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। लेकिन आप खासकर ये भी देख लीजिए कि इन दोनों के बीच में, क्योंकि हम लोगों ने एनर्जी दी, तभी जाके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया। तो ये जो गैप है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है? और इस गैप को हम एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं। कई लोग इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं। आप उस वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। हमारे पास ये जो है, ये कहलाएगा, दिस इज़ नोन एज़ फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप।
तो आप ना इस डायग्राम से ये देख सकते हैं कि किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। जैसे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम है, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा है। और खास बात ये है कि ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इस फॉरबिडन एनर्जी गैप में आपके पास कोई भी एनर्जी स्टेट नहीं होती। जैसे यहाँ पे कंडक्शन बैंड में आपको एनर्जी स्टेट्स दिख रहे हैं, वैलेंस बैंड में एनर्जी स्टेट्स दिख रहे हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप में आपके पास कोई भी एनर्जी स्टेट नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रहते ही नहीं। हम अगर ये बात करें कि सर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी देता हूँ। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं मान लीजिए यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी मैंने इस इलेक्ट्रॉन को दी। तो सर ये इलेक्ट्रॉन कहीं बीच में जाके अटक जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रहने के लिए कोई एनर्जी स्टेट अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रह सके। इसलिए इसका नाम एनर्जी गैप है या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो अगर आप 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी देते हैं और आपको नीड है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं नहीं जाएगा, वो वैलेंस बैंड में ही रहेगा। वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। जैसे कि घर से गोवा जाने के लिए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, घर से गोवा जाने के लिए मान लीजिए आपको 12,000 रुपए की ज़रूरत है और आपको किसी ने 5,000 रुपए दे दिया, तो आप घर से गोवा चले जाओगे? नहीं, हम घर से गोवा नहीं जाएँगे क्योंकि गोवा जाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 12,000 रुपए है। तो जब आप 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो दिस इलेक्ट्रॉन नेवर गो एनीवेयर, ये गोवा नहीं जाएगा। तो हालाँकि जो पैसे दिए जाते हैं 5,000 हम उसको रख लेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बड़ा स्वाभिमानी है। ये इलेक्ट्रॉन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब ही नहीं करता, रखता ही नहीं है। ठीक है? तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमको किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए जो मिनिमम रि एनर्जी की ज़रूरत है, वो एनर्जी सिलिकॉन के केस में 300 केल्विन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत है और जब तक हम उतनी एनर्जी नहीं देंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये वही फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से आप किसी मटेरियल में करंट कंडक्शन को पॉसिबल कर पाते हैं। मतलब आप कई बार पढ़े होंगे कि एल्यूमीनियम में, कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज़ इलेक्ट्रॉन इज़ नथिंग बट करंट। तो कौन से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट फ्लो होता है? तो ये वही फ्री इलेक्ट्रॉन है जो सेमीकंडक्टर में, मेटल में मूव करता है, जिसकी वजह से ही आपका करंट आता है। लेकिन उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा और ये जो पोज़ीशन है, इस पोज़ीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ चर्चा में ध्यान से देखना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो उसके बाजू में है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन, जो इसके बाजू में है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ से यहाँ जा सकता है। चला गया ना, देखो अभी मैंने ले आया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया। मतलब कि अब आप देखिए ये जो एनर्जी स्टेट है, जो पहले यहाँ पे अवेलेबल था, अब वो एनर्जी स्टेट यहाँ पे अवेलेबल। मूवमेंट किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। सर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है, इस इलेक्ट्रॉन का नाम होगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है? हर एक पॉइंट पे ध्यान देना। इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन का नाम होगा आपके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो एक आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक आपके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सर फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल है क्या? हाँ भैया पॉसिबल है। आप देखिए इस इलेक्ट्रॉन को मैं मूव करता हूँ यहाँ से यहाँ, इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट, इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है देखिए। पहले फ्री इलेक्ट्रॉन इधर था, वो इधर चला गया। ठीक है? सर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पॉसिबल है क्या? हाँ, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का भी मूवमेंट पॉसिबल है। जैसे ये एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से यहाँ मूव कर गया। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। लेकिन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए आपको एक वेकेंट एनर्जी स्टेट की ज़रूरत है। ठीक है? ख़ास बात ये है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एक रिक्त जगह या फिर खाली जगह की ज़रूरत है। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन के पास इर्फ़ात खाली जगह है, बहुत सारी खाली जगह है। क्योंकि इंटरएटॉमिक स्पेस में कोई इलेक्ट्रॉन तो था ही नहीं। था क्या?
यहाँ पे देखिए इंटर एटॉमिक स्पेस में शुरू से कोई इलेक्ट्रॉन था क्या? यहाँ पे देखिए इंटर एटॉमिक स्पेस में शुरू से कोई इलेक्ट्रॉन था क्या? नहीं था सर। सारे इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर थे। तो इंटर एटॉमिक स्पेस एक बहुत बड़ी खाली जगह होगी। तो इंटर एटॉमिक स्पेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के लिए बहुत सारी जगह है। लेकिन आप देखिए, आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हर एक जगह फिल अप था। कोई भी जगह खाली नहीं था। कब तक? जब तक आपने एनर्जी प्रोवाइड नहीं की। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हर एक जगह फिल अप था। कब तक? जब तक आपने एनर्जी प्रोवाइड नहीं की और कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल गया। तो इनिशियली आप ये समझ गए होंगे कि आपके पास वैलेंस बैंड में जितने भी एनर्जी स्टेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। वैलेंस बैंड में जितने, क्योंकि वैलेंस बैंड ही कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो वैलेंस बैंड में जितने भी एनर्जी स्टेट है, वो सारे एनर्जी स्टेट फील्ड होंगे जब तक आप उसमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। जब आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और वो जो एनर्जी है, वो आपका ग्रेटर देन एनर्जी गैप है। ये जो एनर्जी आपने प्रोवाइड किया, इस एनर्जी का वैल्यू जो है वो एनर्जी गैप के बराबर या इससे ज़्यादा है, तभी जाके आपका ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तो आपको एक स्पेस मिल गया। अब उस स्पेस को यूज़ करके ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करना चालू करते हैं। अगर वो स्पेस नहीं होता, तो कोई खाली जगह आपके वैलेंस बैंड में होती ही नहीं, और अगर कोई खाली जगह वैलेंस बैंड में होती ही नहीं, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं होता। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का जो ओरिजिनल क्रेडिट है, जिसकी वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो पाया, वो किसको देंगे आप? कमेंट में आंसर करना, रिकॉर्डेड है फिर भी। तो वो हम देंगे होल को, ये वेकेंट एनर्जी स्टेट को। क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उस समय तक पॉसिबल नहीं था, जब तक वेकेंट एनर्जी स्टेट आया नहीं था। और ये जो वेकेंट एनर्जी स्टेट है, ये कहलाता है होल। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होल की वजह से पॉसिबल हुआ। इसीलिए हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात जब भी करते हैं, तो उसको रिप्लेस करके हम ये बोल देते हैं कि एक्चुअली होल का मूवमेंट हो रहा है। फिर से आपके दिमाग में आएगा, सर होल तो एक खाली जगह है, वो मूव कैसे कर सकता है? देखिए, आपके पास ये जो होल था, ये पहले इधर था। मैंने धीरे-धीरे इस होल को इधर ले आया। वीकेंड एनर्जी स्टेट इधर था समझ लीजिए। ये मूव होते हुए इधर आ गया। तो हो तो रहा है होल का मूवमेंट। सर नहीं सर, ये तो आप बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कर रहे हैं। हाँ, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में मूव तो इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्योंकि वो होल्स की वजह से पॉसिबल हुआ है, इसलिए हम उसके क्रेडिट को होल को दे देते हैं और ये बोला जाता है कि होल्स का मूवमेंट हुआ। ठीक है? तो आज के बाद वैलेंस बैंड में हम होल्स के मूवमेंट को देखेंगे या एनर्जी स्टेट के मूवमेंट को देखेंगे, और कंडक्शन बैंड में हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को देखेंगे। सर कंडक्शन बैंड में होल्स का मूवमेंट क्यों नहीं देख रहे? तो देखिए कंडक्शन बैंड में ये जो वैकेंट एनर्जी स्टेट है, ये काफी सारे हैं, पहले से ही है। हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी स्टेट की जरूरत थी। ध्यान से देखेंगे, इस रेंज में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी। ये मिल गया तो क्रेडिट इसको चला गया, फ्री इलेक्ट्रॉन को। इस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने के लिए होल्स की जरूरत थी। तो जब तक होल्स नहीं मिलेगा, तब तक ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं था। तो वैलेंस बैंड में होल्स का मूवमेंट देखा जाता है और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखा जाता है। इसको दूसरे तरीके से बोले, दूसरे तरीके से हम ये बोलेंगे कि इंटर एटॉमिक स्पेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आपका होल्स का मूवमेंट होता है। तो जब ये सब बातें आपको समझ में आ गई है कि क्या आपके पास एनर्जी बैंड डायग्राम है और क्या आपके पास बॉन्ड डायग्राम है, तो ये जो बॉन्ड डायग्राम है, ये बैंड डायग्राम एक दूसरे के पूरक है। एनर्जी बैंड डायग्राम एक्चुअली आपको इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में बताता है, और आपके पास ये जो बॉन्ड डायग्राम है, ये हमको ये बताता है कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स किस एरिया में या फिर किस प्लेस में मूव कर रहा है। जैसे कि ये एरिया आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है, ये इंटर एटॉमिक स्पेस है, ये आपका एटम है, ये एटम का इनर शेल्स है या फिर इनर ऑर्बिट्स है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, या तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर मूव कर रहा है या तो कोवेलेंट बॉन्ड के बाहर इंटर एटॉमिक स्पेस में मूव कर रहा है। तो हमको ना
टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 2 ही ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, एक कोवेलेंट बॉन्ड के बाहर। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। वही इलेक्ट्रॉन है जिसका नाम बाहर निकलने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर दिया गया हो, कुछ नहीं। ठीक है? एक आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और एक आपके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो और आपको ये भी आइडिया है, बचपन से आपने एक चीज पढ़ा होगा कि करंट क्या होता है? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी मूव करें, तो अगर हम लोग यहाँ पे करंट को पकड़ने की बात करें, तो करंट इज नथिंग बट दिस इज एक्चुअली रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरा ये क्वेरी है, सर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तब भी करंट है? यस। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तब भी करंट है? यस। तो सर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने तो होल का नाम दे दिया है। हाँ ठीक है। तो सर हमारे पास दो प्रकार का करंट हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रॉन करंट और एक हो गया होल करंट। एक हो गया इलेक्ट्रॉन करंट, एक हो गया होल करंट। अब हम इलेक्ट्रॉन करंट की बात करें तो इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रॉन करंट मिलता है। और होल करंट क्या मतलब? इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड। सर इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अरे बताओ कैसे लिख सकते हैं? सर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज ड्यू टू यहाँ पे इट लगा देते हैं, यहाँ पे भी इट लगा देते हैं। इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, करंट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मूवमेंट की बात कर रहे हैं। मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सर यहाँ पे कंडक्शन बैंड में नहीं लिखना चाहता। अरे मत लिख भाई, यहाँ पे तुम लिखो इंटर एटॉमिक स्पेस, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो इंटर एटॉमिक स्पेस में मूव करता है। चलेगा? चलेगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट, इट इज ड्यू टू, करंट की बात कर रहे हैं ना, इट इज ड्यू टू, हमारे पास ये लिख सकते हैं कि हम मूवमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड की जगह कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ बैंड है, हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है? यहाँ पे हम एनर्जी बैंड के रेस्पेक्ट में इस वर्ड को लिखे और यहाँ पे हम बॉन्ड डायग्राम के रेस्पेक्ट में इस वर्ड को लिखे, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है? तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये कंडक्शन बैंड में मूव कर रहा है, ये आपका इंटर एटॉमिक स्पेस में मूव कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन करंट का मतलब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कहाँ मूव कर रहा है वो तो बात बता दी है। दिस इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ, हम ये बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से आपको एक्चुअली इलेक्ट्रॉन करंट मिल रहा है। और यहाँ पे आपके पास दिस इज मूवमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से आपको मिल रहा है होल करंट। ठीक है? ये चौथा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि आप अगर कंडक्शन बैंड की बात करेंगे, कंडक्शन बैंड जो है वो ऊपर वाला एनर्जी स्टेट है, हायर एनर्जी स्टेट है। और वैलेंस बैंड जो है वो आपका नीचे वाला एनर्जी स्टेट है। तो जब तक हम एनर्जी नहीं देते, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाता। तो कंडक्शन का बैंड का मतलब है हायर एनर्जी स्टेट और वैलेंस बैंड का मतलब है लोअर एनर्जी स्टेट। तो हम ये बोलेंगे लास्ट पॉइंट, है ना? तो यहाँ पे हम फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं, दिस इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हायर एनर्जी स्टेट, ये जो है ये ऊपर वाले एनर्जी स्टेट में घूम रहा है, एनर्जी स्टेट। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज फोर्थ पॉइंट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट क्योंकि होल करंट है ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है? लोअर एनर्जी स्टेट। तो आज के इस सेशन से मुझे लगता है कि आपको भली भांति ये बात समझ में आ गई होगी
कि एक्चुअली में एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, बॉन्ड डायग्राम से उसका रिश्ता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स किधर, कब, कैसे मूव कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जो चीज़ें आपके मन में खटक रही है, वो चीज़ें तभी क्लियर होगी जब आप मेरा नेक्स्ट सेशन अटेंड करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन के रूप में लेके आएँगे, क्योंकि ये ईडीसी है, तुरंत क्वेश्चन नहीं बनते और अगर मैं क्वेश्चन बना भी दूँ तो वो थोड़े लेवल ऑफ क्वेश्चन्स नहीं होंगे और हम लोग गेट या फिर ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको कांसेप्ट शुरू में थोड़ा-सा इकट्ठा करना पड़ेगा, कि हम किसी एक लेवल ऑफ क्वेश्चन को ले सकें, जो कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो गेट या फिर उस तरीके के एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आज का लेक्चर एंड कर रहा हूँ। आपको इस लेक्चर के बारे में कोई भी कमेंट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई विल डेफिनिटली आंसर योर क्वेश्चन्स और इसके साथ-साथ मैं ये भी बता दूँ कि अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और अनअकैडमी की क्लासेस अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। उन ऑफर्स को यूज़ करके आप अनअकैडमी की क्लासेस जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? वो ऑफर्स क्या है, ये मैं आपको यहाँ फाइल में दिखा देता हूँ। तो ये स्लाइड्स को देखे बिना मत जाना। यहाँ पे आप देखिए काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गेट 2024 की तैयारी किए थे और उनका रैंक 1 जो है वो आया हुआ है। देखिए 7 ऐसे ब्रांचेस अलग-अलग हैं, जिन्होंने सिक्योर किया रैंक 1। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अभी हम बिगेस्ट ऑफर में हैं, जहाँ पे आपको 55% का ऑफ दिया जा रहा है कोर्सेज़ में और गेट का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसका वैलिडिटी मतलब इस पर्टिकुलर 55% ऑफ में लेने का जो टाइम लिमिट है वो आपको अक्टूबर 27 है, उसके पहले आप इसको बुक कर लीजिएगा। तीसरी बात कि हम क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे कि मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रैश कोर्स ले रहा हूँ। तो गेट और पीएससी के लिए आप ईईसी 2025 के लिए क्रैश कोर्स जॉइन कर सकते हैं। 25th ऑफ अक्टूबर से ये स्टार्ट हो गया है और आपको 5499 पे करना पड़ेगा विथ 1 मंथ आपका डिस्काउंट ऑफर के साथ। आप बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर ले सकते हैं जिसमें आपको समर्थ बैच और निश्चय बैच 2 ऐसी बैचेस हैं जो कि गेट 2026 और 2027 के लिए स्टार्ट हो रही है। और ये 2026 के लिए आप अगर 1 साल का कोर्स लेते हैं जो कि 15 मंथ का कोर्स आपको मिल जाएगा। आपको 14,999 पे करना है और टारगेट 2027 अगर आप करते हैं तो आपको 19,999 में कोर्स मिल जाएगा। आपको जिस कोड को यूज़ करना है, जिससे आप इन कोर्सेज़ को ले सकते हैं, वो है आपका एसडी, ठीक है? तो मैं आपको कोड बता दे रहा हूँ दैट इज़ एसडी, SIR सर और यहाँ पे 50 आपको लगाना है। इस कोड को यूज़ करके आप डिस्काउंट ऑफर ले सकते हैं जो 55% आपको दिया जा रहा है और उसके साथ-साथ सारे फैकल्टी का गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा। अभी एक एश्योर रिवार्ड दिवाली ऑफर चल रहा है, जहाँ पे आपको ये व्हील रोटेट करना है, इस व्हील को रोटेट करने से आपको मिल जाएगा आईफ़ोन, मैकबुक, गेमिंग और इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना है इस नंबर पे। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके व्हील रोटेट करने का जो फंडामेंटल है, वो आप जान सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि क्रैश कोर्स मैंने बताया, उसके अलावा मैंने समर्थ बैच और निश्चय बैच के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका है और इसमें क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ये बैच भी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, आप इसको जॉइन कर सकते हैं। निश्चय बैच जो है वो गेट 2027 के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है और समर्थ बैच जो है वो गेट 2026 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है और ये आज से स्टार्ट हो रहा है, विशाल सोनी सर 6 पीएम को क्लास लेने वाले हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है उसमें कुछ बेनिफिट है कि ये आपको 1 टू 1 लाइव मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करता है, साथ में फिजिकल बुक्स भी आपको मिलता है, ठीक है? और साथ में आपको ये भी बता दूँ कि गेट के रैंकर्स अगर आप हैं 2023 या फिर 2024 में, तो आपको गेट 2025 में स्कॉलरशिप मिल सकता है। जैसे कि फर्स्ट से लेके 500 रैंक तक 90%, 501 से 1000 रैंक तक 80%। उसी प्रकार अगर आप ईएससी मेंस या फिर प्री क्वालिफाइड है तो आपको डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। अगर आप 80% से अबव बी या फिर बीटेक में सेमेस्टर में लाए हैं तो आपको 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा आप एनआईटी या फिर आईआईटी से हैं तो फिर 60% का
या फिर आप किसी नेशनली फंडेड कॉलेज से हैं, तो आपको 55% का डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। आगे हम लोग बात करें कि जैसे मैंने बताया कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको बुक्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको होम डिलीवर्ड किए जाएँगे 15 डेज़ के अंदर अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो सारे बुक्स हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में। जैसे कि गेट इलेक्ट्रिकल का लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेज़रमेंट यहाँ पे और उसके अलावा आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की बुक्स होम डिलीवर्ड किए जाएँगे विथिन 15 डेज़ जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। इसके अलावा आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ बुक्स है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बुक, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की बुक्स आपको होम डिलीवर्ड किए जाएँगे, ठीक है? तो ये सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट सेशन आपका लेक्चर नंबर 3 रहेगा, उसको ज़रूर से अटेंड करना, क्योंकि अब आपको बॉन्ड डायग्राम समझ में आ गया, बैंड डायग्राम समझ में आ गया, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई है। डेफ़िनेटली नेक्स्ट लेक्चर आपको ज़रूर से बेहतरीन लगेगा, उसको ज़रूर से अटेंड करना। तब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।